जब भी अचानक रूप से किसी व्यक्ति के खिलाफ 498A के तहत FIR दर्ज हो जाती है तो वह अचानक से यह सोचता है कि अब मैं क्या करूं। अगर मैं इसे क्वेश करवाने के लिए हाईकोर्ट में जाता हूं तो इतनी जल्दी यह FIR भी क्वेश नहीं होगी। तो इसी बात को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2025 में ऐसी 3 बातें बताई हैं जिसके आधार पर आप झूठी 498A की FIR को खारिज करवा सकते हैं, यानी कि उसे जड़ से ही समाप्त करवा सकते हैं। ये 3 बातें क्या है और इससे संबंधित जजमेंट क्या है, यह जानने के लिए वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना होगा। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। आज हम बात कर रहे हैं 2025 में आए हुए लैंडमार्क जजमेंट के बारे में, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यानी खुद से ही यह बताया गया है कि आप 498A के FIR को किस प्रकार से समाप्त करवा सकते हैं। जो जजमेंट है वह है सुमन मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। 12 फरवरी 2025 को यह जजमेंट आया है। इस केस में यह होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ की 2016 में शादी होती है, लेकिन किसी बात को लेकर दोनों में डिस्प्यूट हो जाता है और मनमुटाव ज्यादा बढ़ने के कारण पति के द्वारा हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के तहत पत्नी के खिलाफ तलाक की याचिका लगा दी जाती है फैमिली कोर्ट में। जब यह तलाक की याचिका लगाई जाती है तो न्यायालय के द्वारा पत्नी को नोटिस इशू किए जाते हैं और नोटिस जारी होने के बाद पत्नी वह न्यायालय में उपस्थित नहीं होती है और न्यायालय के द्वारा पति के बयान लेकर एक्स पार्टी करके पति के फेवर में तलाक की डिक्री जारी कर दी जाती है। इस डिवोर्स के बाद पति के द्वारा दूसरी शादी भी कर ली जाती है। जब यह डिवोर्स पिटीशन लगाई जाती है तो इसी बीच में ही पत्नी के द्वारा पति और उसके घर वालों के खिलाफ 498A, 354 और 376 IPC के तहत एक FIR दर्ज करवा दी जाती है। IPC के सेक्शन 498A के तहत पत्नी के द्वारा पति और उसके घर वालों यानी ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ और फादर इन लॉ इनके खिलाफ 498A के तहत FIR दर्ज करवा दी जाती है और यह कहा जाता है कि ये सब लोग मेरे को दहेज के लिए मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान करते हैं। इसके साथ ही जो ब्रदर इन लॉ है पत्नी के द्वारा उन पर 376 IPC के FIR दर्ज करवा दी जाती है। 376 यानी रेप की FIR दर्ज करवा दी जाती है और अक्सर यह देखने को मिलता है कि पत्नी के द्वारा पति और उसके घर वालों पर प्रेशर बनाने के लिए या उनसे बदला लेने के लिए ऐसी FIR दर्ज करवा दी जाती है। अगर देखा जाए तो जनरली ऐसा होता नहीं है कि ब्रदर इन लॉ और फादर इन लॉ के द्वारा रेप किया जाए। 100 में से 1 या 2% ऐसे केस होंगे जो साबित हो पाते हैं, लेकिन अक्सर जो ट्रेंड बनता आ रहा है वह बहुत ही गलत है और इसी आधार पर कोर्ट के द्वारा भी इस ट्रेंड को जान लिया गया है। इसलिए कोर्ट 376 का एलिमेंट देखती है तो कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि जो ये FIR लिखवाई गई है यह सोच समझकर वकील के द्वारा लिखवाई गई है। जैसा ही आपको पता है कि FIR दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बाद पुलिस के द्वारा जांच में यह पाया जाता है कि जो IPC 376 है उसको सही नहीं माना जाता है और IPC के सेक्शन 498A के तहत पति और उसके घर वालों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश कर दी जाती है। कहने का मतलब है कि पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में यह पाया कि 376 का अपराध नहीं बनता है। इस बात से परेशान होकर पति व उसके घर वाले जाते हैं हाई कोर्ट के पास और वहां जाकर CRPC के सेक्शन 482 के तहत FIR को क्वेश करने की याचिका लगाई जाती है और वहां जाकर पति के द्वारा यह कहा जाता है कि पत्नी के द्वारा सोच व समझ कर यह FIR दर्ज करवाई गई है। जब मैंने यह तलाक की याचिका लगाई थी तो उसके बाद ही वह हमारे ऊपर FIR दर्ज करवाती है, लेकिन हाईकोर्ट के द्वारा उनकी बातों पर ज्यादा गौर नहीं किया जाता है और यह कहा जाता है कि आपके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है, आप पर ट्रायल चलनी चाहिए। इस आधार पर जो याचिका लगाई गई थी हाईकोर्ट के द्वारा उसे खारिज कर दिया जाता है। अब इस आदेश के खिलाफ पति और उसके घर वाले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 498A व डिवोर्स में जो इश्यूज है उनको देखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि हस्बैंड एंड वाइफ में नहीं बनती है
मनमुटाव ज्यादा होने के कारण पति के द्वारा तलाक याचिका लगा दी जाती है। तलाक याचिका लगाने के बाद पत्नी के द्वारा कुछ दिनों और कुछ महीनों तक वेट किया जाता है। उसके बाद पति उसके घर वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है। अगर पहले ही दिन से लड़की को परेशान किया जा रहा था तो वह चुप क्यों बैठी रही, उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं करवाई, क्यों उसने वेट किया कि पहले पति के द्वारा तलाक की याचिका लगाई जाएगी और उसके काउंटर में मैं उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाऊंगी। तो इससे यह बात साबित होती है कि यह एक सोची समझी चाल है। इससे हमें पहले कारण और बात का पता चलता है। अगर आपको यह लगता है कि हमारी नहीं बन रही है या समझौता भी नहीं हो रहा है और साथ में रहना पॉसिबल नहीं है तो आप वेट नहीं करें, आप तलाक की याचिका लगा सकते हैं। क्योंकि अगर आपने डिवोर्स पिटीशन लगा दी है और पत्नी को नोटिस भी इशू हो जाते हैं या वह नहीं लेती है या उसे तलाक की याचिका का पता चल जाता है और उसके बाद पत्नी के द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई जाती है तो न्यायालय के द्वारा इस ग्राउंड के आधार पर इसमें इंटरफेयर करके आपको रिलीफ दे सकता है। अब हम बात करते हैं दूसरे कारण या बात की। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि पत्नी के द्वारा जब एफआईआर दर्ज करवाई जाती है तो कुछ बातें सही भी होती हैं, लेकिन जो बढ़ा चढ़ाकर आरोप लगाने का ट्रेंड बन गया है वह सरासर गलत है। और महिला के द्वारा अपनी एफआईआर में यह भी लिखवाया गया है कि मेरे ब्रदर इन लॉ ने मेरे साथ रेप किया, लेकिन पुलिस ने इस आरोप को सही नहीं माना। एक बार के लिए मान लेते हैं कि पुलिस जांच पर आपको विश्वास बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जब न्यायालय में चार्जशीट पेश कर दी जाती है तो आपके खिलाफ प्रोटेस्ट पिटीशन भी नहीं लगाई जाती है और वहां पर यह भी नहीं बताया जाता है कि मजिस्ट्रेट को कि जो पुलिस ने जांच की है उस पर मेरे को विश्वास नहीं है, लेकिन आपके द्वारा किसी भी प्रकार की प्रोटेस्ट नहीं की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी बातें कहते हुए यह कहा कि आपने प्रोटेस्ट फाइल ही नहीं किया, आपने पुलिस जांच का विरोध ही नहीं किया। इसका मतलब इस बात से यह साबित होता है कि आपके साथ कोई भी गलत काम नहीं हुआ है। आपने जो एफआईआर दर्ज करवाई है वह गलत दर्ज करवाई है। जब आपने 376 की एफआईआर गलत दर्ज करवाई है और हम इस आधार पर यह कैसे मान लें कि आपने जो 498 आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज कराई है वह सही है, क्योंकि एक पार्ट को तो पुलिस ने झूठा माना है और चार्जशीट का भी आपने विरोध नहीं किया, यानी कि उसे चैलेंज नहीं किया। इन सारी डिस्कस होने के बाद हमें दूसरी बात पता चलती है। अगर आपको यह लगता है कि कुछ बात पर और कुछ धारा पर पुलिस आपके फेवर में रिपोर्ट दे देती है, उस पॉइंट पर या उस धारा में आपके खिलाफ चार्जशीट पेश नहीं करती है, ये बातें आप हाईकोर्ट में बता सकते हैं जब एफआईआर को क्वेश करने के लिए आपके द्वारा याचिका लगाई गई थी। और आप यह भी बता सकते हैं कि पत्नी ने जो एक्स्ट्रा धारा एफआईआर में जुड़वाई है उसको पुलिस ने नहीं माना और जब पुलिस के द्वारा न्यायालय में चार्जशीट पेश कर दी जाती है तो पत्नी के द्वारा उस चार्जशीट को चैलेंज भी नहीं किया जाता। तीसरी और लास्ट बात निकलकर यह सामने आती है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि अगर हम एफआईआर को पढ़ते हैं तो यह आरोप लगाए गए हैं कि दहेज की मांग को लेकर इस तरीके से परेशान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था, इकबाल उर्फ बाला वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 8 अगस्त 2023 का यह जजमेंट है। इसमें यह कहा गया था कि अगर आपके साथ कोई भी वारदात होती है तो उसका डेट, टाइम व समय आपको बताना पड़ेगा। अगर आपके पास नहीं है तो आपका केस झूठा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी जजमेंट का हवाला देते हुए कहा कि पूरी एफआईआर में ओमनीबस एलिगेशन है, किसी भी स्पेसिफिक डेट, टाइम व इवेंट का भी हवाला नहीं है, इसलिए हम इनकी एलिगेशन को मान ही नहीं सकते हैं। इसी से ही तीसरी बात निकलकर सामने आती है कि जब भी आपके द्वारा कोई एफआईआर को क्वेश करवाया जाता है तो आपको यहाँ पर बताना होगा कि कोई भी स्पेसिफिक डेट, टाइम व इवेंट नहीं बताया गया है। इस ग्राउंड के आधार पर आप अपनी एफआईआर को क्वेश करवा सकते हैं। इन तीनों बातों को डिस्कस करने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस एफआईआर को क्वेश कर दिया जाता है और जो चार्जशीट है उसे भी क्वेश कर दिया जाता है और पति व उसके घर वालों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।
वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं और आप ये चाहते हैं कि अगर आपके खिलाफ 498 के झूठे मामले हैं तो उनका भी मैं पर्दाफाश करता रहूं जजमेंट के आधार पर, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आता रहे। धन्यवाद।